हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट हुई थी, आज आज हम जो है वो वैदिक एज की बात करेंगे। इससे पहले हमने स्टोन एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर ली है। दोस्तों, वैदिक एज का जो टाइम है वो 1500 से लेके 600 बीसी के बीच में वैदिक एज का टाइम माना जाता है। ठीक है, इसमें जो है हमारा वो पोस्ट वैदिक एज भी आ जाएगा। तो हमें पता है कि वैदिक एज में जो आर्यन टर्म बहुत बार यूज होता है। तो जो टर्म आर्यन है उसका मतलब क्या होता है कि एक सुपीरियर रेस। तो टर्म आर्यन डिनोट्स अ सुपीरियर रेस। आर्यन का मतलब जो क्लासिकल संस्कृत होता है उसमें उसका मतलब होता है एक नोबल मैन, अ नोबल मैन। हमें पता है कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो इसमें सबसे ओल्डेस्ट जो है वो ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद है। त्रयी दोस्तों किसे कहा जाता है? त्रयी या वेदा त्रयी, जो इनिशियल 3 वेदास थे उनको कहा जाता था, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद को। जो टर्म वर्ण है, वर्णा, जिसको हम लोग वर्ण यूज करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो टर्म वर्णा था रिफर फर्स्ट टाइम, वो पहली बार जो है वो ऋग्वेदा में दिखाई देता है। तो द टर्म वर्णा रिफर्ड फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है उसमें वर्णा सिस्टम के, उसी से वर्णा सिस्टम की जो है वो ओरिजिन माना जाता है। तो पुरुष सूक्त ऑफ वर्णा सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऋग्वेदा। ऋग्वेदा से ही जो है वर्णा सिस्टम का पुरुष सूक्त उत्पन्न हुआ है। उसके बाद मैचिंग के लिए आता है, जैसे ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में प्रेयर हैं एंड ह्यूमन्स हैं, यानी गॉड के ग्रेस हैं। यजुर्वेद में दोस्तों सेक्रीफाइसेज या रिचुअल्स होते हैं जिसको कर्मकांड कहते हैं, यज्ञ के लिए होते हैं। सामवेद जो होता है वो म्यूजिक से एसोसिएटेड है, कहते नहीं समा बांधना, म्यूजिक। उसके बाद अथर्ववेद जो है ये किससे रिलेटेड है? ये मेडिसिन से रिलेटेड है, मैजिक से रिलेटेड है। ठीक है, जो भी चार्म्स एंड स्पेल्स जो होते थे, यानी जो जादू टोना होता था, उससे रिलेटेड है अथर्ववेद। उसके बाद ऋग्वेदा जो है वो कलेक्शन ऑफ ह्यूमंस है। ह्यूमंस मतलब श्लोक का कलेक्शन है, और ऋग्वेद में टोटल 1028 ह्यूमंस हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पहले वेदा लिखे गए थे, फिर वेदा को एक्सप्लेन करने के लिए ब्राह्मण्स आए, फिर आरण्यक आए, फिर उपनिषद आए। तो हर वेदा का कुछ ना कुछ ब्राह्मण्स होते हैं, कुछ ब्राह्मण टेक्स्ट होते हैं जो उनको एक्सप्लेनेशन करते हैं, उन पर ट्री लिखी जो जाती हैं। तो जो वेदाज हैं, जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण्स क्या है? ऐतरिया है, ऐतरिया। तो ऋग्वेद का ऐतरिया है। यजुर्वेद का दोस्तों शतपथा है, शतपथ। यजुर्वेद का ब्राह्मण टेक्स्ट क्या है? शतपथ है। सामवेद का ब्राह्मण टेक्स्ट जो है वो पंचविस्सा है। तो पंचविस्सा कहते नहीं, पंच संगीत, और सामवेद संगीत से रिलेटेड है, तो ऐसे लिंक कर सकते हैं। समवेदा पंचविस्सा से रिलेटेड है। अथर्ववेदा दोस्तों गोपथ से रिलेटेड है, गोपथ, जादू टोना को भगाना, अथर्ववेदा गोपथ। उसके बाद जो शुक्ल यजुर्वेदा है उसका जो संहिता है उसका क्या नाम है? तो संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेदा इज वजासनामी। ये क्या है दोस्तों? शुक्ल यजुर्वेद जो है एक पोएट्रिक फॉर्म में लिखा गया लिटरेचर है, और इसके संहिता का क्या नाम है? वजसनामी। उसके बाद ऋग्वेद के किस मंडल में सोम की बात की गई है? तो 9th मंडल में, ऋग्वेद के 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू सोमा। उसके बाद है कंपाइलेशन ऑफ समावेदा इज बेस्ड ऑन, दोस्तों जो सामवेद है, सामवेद का जो कंपाइलेशन है वो ऋग्वेद से के पर आधारित है। ऋग्वेद से ही मंत्र लिए गए हैं और उन्हें म्यूजिकल टोन यानी गाने के फॉर्म में अरेंज कर दिया गया है। ज़्यादातर इसके सारे जो ह्यूमन्स हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। उसके बाद इंडिया में अर्लीस्ट एविडेंस आयरन का कब मिलता है? आयरन के यूज का। तो दोस्तों अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन इन इंडिया वो मिलता है उत्तर प्रदेश के ईटा में अतरंजी खीरा स्थान से मिलता है 1000 BC पहले। तो यानी वैदिक टाइम पर इंडिया में आयरन के यूज का एविडेंस मिलता है। देखो
आयरन का जो खोज है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हुआ है। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें आयरन जो है 1000 BC में मिलता है, ठीक है। इसीलिए जो चालकोलिथिक पीरियड है यानी कॉपर स्टोन एज है वो आयरन से पहले आता है। सबसे पहले कॉपर की खोज हुई थी, आयरन तो 1000 BC में काफ़ी बाद आया था। उसके बाद है जो उपनिषद होते हैं वो किस चीज़ की किताबें होती हैं, तो उपनिषद आर बुक ऑन फिलॉसफी। उपनिषद, उप मतलब होता है समीप और निषद, उप मतलब होता है शिष्य और निषद मतलब है आसपास, सॉरी उप का मतलब होता है नियर अबाउट सराउंडिंग और निषद मतलब गुरु के समीप बैठना। तो उपनिषद मतलब क्या होता है, जब शिष्य गुरु के नज़दीक बैठकर हु एम आई जैसे प्रश्न की खोज करता है, ठीक है। तो उपनिषद का मेन थीम फिलॉसफी है। इसमें साल्वेशन एंड मोक्ष की बात होती है और उपनिषद बात करता है कि ना तो हम बॉडी हैं और ना ही हम माइंड है, बल्कि हम क्या है, एक सोल, आत्मा है, ठीक है। उसके बाद है डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा। दोस्तों 12 हमारा जो वैदिक लिटरेचर है उपनिषद टाइम का, उसमें नचिकेता नाम का एक 12 साल का लड़का था जो मृत्यु के देवता यम से क्या करता है, डायलॉग करता है और पूरे जीवन के गूढ़ रहस्य को उद्घाटित करता है। तो नचिकेता और यमा के बीच जो डायलॉग है वो किस उपनिषद का पार्ट है, तो ये कठोपनिषद का पार्ट है। किसका? कठोपनिषद का पार्ट है। और इसको याद रख सकते हैं, कठो को कथा से रिलेट करके, और कथा मतलब स्टोरी और डायलॉग से स्टोरी बनता है। तो डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा कहाँ पे है? कठोपनिषद में है। उसके बाद किंग अश्वपति ऑफ उपनिषद पीरियड। दोस्तों उपनिषद पीरियड में जो राजा अश्वपति की बात की गई है वो कहाँ के राजा थे, तो किंग अश्वपति ऑफ उपनिषद पीरियड वाज द रूलर ऑफ केकाया। केकाया के राजा थे। केकाया एक जगह थी, वहाँ के राजा थे किंग अश्वपति, ठीक है। और जो हमारे जनक जी थे, जनक जी जो हमारे जनक उपनिषद टाइम में जो जनक जी थे वो विदेहा के राजा थे। और जो प्रवातन जबाली जो थे राजा वो कहाँ के थे? पांचाल की जगह के थे, ठीक है। उसके बाद है करेक्ट आर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर। तो दोस्तों हर वेदा जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, मैंने अभी बताया। सबसे पहले होता है वेद या वैदिक संहिता होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ब्राह्मण्स लिखे जाते थे। उसके बाद आरण्यक आता था और लास्ट में उपनिषद आता था। तो वैदिक लिटरेचर का करेक्ट आर्डर यही है, वैदिक संहिता, ब्राह्मण्स, आरण्यक एंड उपनिषद, SBAU। जो वैदिक संहिता एंड ब्राह्मण थे ये मोस्टली कर्म कांड यानी कर्म पक्ष, धर्म अर्थ कर्म मोक्ष, तो एक कर्म पक्ष पे फोकस करते हैं। और बाकी जो आरण्यक एंड उपनिषद थे वो ज्ञान पार्ट को, फिलोसफिकल बेसिस की बात करते हैं। उसके बाद जो अर्ली वैदिक लिटरेचर है यानी ऋग्वेदा में सबसे ज़्यादा कौन सी रिवर मेंशन की गई है, तो दोस्तों हमें पता है कि जो अर्ली वैदिक पीपल थे वो सप्त सिंधु की जगह पे रहते थे, यानी जो सिंधु इंडस नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसी के आसपास रहते थे। तो ऑब्वियस है कि सबसे ज़्यादा अर्ली वैदिक लिटरेचर में कौन सी नदी मेंशन की जाएगी? सिंधु नदी, सिंधु या इंडस नदी मेंशन की जाएगी, ठीक है। तो द रिवर मोस्ट मेंशन इन अर्ली वैदिक लिटरेचर सिंधु और इंडस रिवर, सिंधु और इंडस रिवर। उसके बाद वैदिक टाइम का सबसे पवित्र नदी, मोस्ट पायस वैदिक रिवर कौन सी थी? वो सरस्वती नदी थी, ठीक है। और सरस्वती नदी के कई सारे नाम थे, जैसे मातिमा, नदीमा, देवीतमा, ये सारे क्या थे? कई सारे नाम थे। तो मोस्ट पायस वैदिक रिवर जो थी वो सरस्वती थी और उसके कई सारे नाम थे, मातेमा, नदीतमा एंड देवीमा। उसके बाद है कई कुछ जो आज की जो हमारी नदियां हैं उनका वैदिक टाइम में क्या नाम था, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे अस्कनी रिवर, क्या था हमारा? अस्कनी रिवर। तो अस्कनी रिवर जो थी ये हमारी किस नाम से जानी जाती थी? अस्कनी रिवर आज जो है हमारी ये चेनाब के नाम से जानी जाती है। तो अस्कनी रिवर, चेनाब नदी जो है उसको अस्कनी रिवर कहते थे। उसके बाद कुभा जो थी, कुभा दोस्तों अफगानिस्तान के, आज अफगानिस्तान में जो आज काबुल नदी उसको कुभा नदी कहते थे। और रावी नदी दोस्तों जो थी वो
परसुनी नाम से जानी जाती थी वैदिक टाइम में। इसको याद रख सकते हैं, परशुराम, रावी का रा और परशुराम। उसके बाद है सुतुद्री रिवर जो है वो सतलुज नाम से जानी जाती थी, एंड सदा नीरा जो है वो गंडक नाम से जानी जाती थी। तो ऋग्वेद के वो दो नदी कौन से हैं जिनसे हमें अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशन का पता चलता है? तो एक नदी तो अभी हमने देखा, कुभा नदी अफ़गानिस्तान में थे, और दूसरी क्रामू नदी जो थी वो अफ़गानिस्तान में थी। तो कुभा एंड क्रामू आर टू रिवर्स विच शोज दैट इंडिया हैड रिलेशन विथ अफगानिस्तान एट दैट टाइम। उसके बाद महानदी का ओल्ड नेम क्या था? चित्रोत्पाला था। कस्टम इमर्ज ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड। दोस्तों पोस्ट वैदिक पीरियड के दौरान जो है वो 4 आश्रम पैदा हुए थे। ब्रह्मचर्य होता था, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। उसके बाद है वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट हैं, जैसे धर्मा का मतलब क्या होता था? ड्यूटी टू वन सेल्फ एंड ड्यूटी टू अदर्स, यानी हमारा अपने प्रति क्या कर्तव्य है और लोग दूसरों के प्रति क्या कर्तव्य है, ये धर्मा से पता चलता था। और रीत से क्या पता चलता था? रीत जो था वो फंडामेंटल मोरल रहा था, जिससे यूनिवर्स जो थी वो गवर्न होती थी, या नेचुरल लॉ कह सकते हैं। ठीक है, तो रीता क्या था? फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग फंक्शन ऑफ यूनिवर्स। उसके बाद भगवान गॉड के जो पुजारी थे या गॉड के जो गुरु थे वो कौन थे? तो वैदिक टाइम में बृहस्पति जो थे, ही वाज प्रीस्ट और टीचर ऑफ गॉड, बृहस्पति। उसके बाद है ब्रह्मवादिनी क्या था? यानी ब्रह्मवादिनी किसके द्वारा लिखा गया था? तो ब्रह्मवादिनी जो था वो जो ऋषि अगस्त्यस की वाइफ जो लोपमुद्रा जी थी, उनके द्वारा लिखा गया हीमन्स का कंपाइलेशन है एक। तो ब्रह्मवादिनी जो थी वैदिक हीमन्स कंपाइल्ड बाय वुमेन था, और वो वुमेन कौन थी? लोपमुद्रा, ऋषि अगस्त्यस जी की वाइफ। उसके बाद ऋग्वैदिक वर्ड जो निष्क है उसका क्या मतलब था? तो दोस्तों ऋग्वैदिक वर्ड जो निष्क था, इनिशियल में उसका मतलब नेकलेस होता था, ज्वेलरी होता था, गोल्ड का ज्वेलरी या गोल्ड का ऑर्नामेंट्स होता था। लेकिन लेटर टाइम में निष्क का मतलब क्या होने लगा? कॉइन होने लगा, गोल्ड का कॉइन। तो ऋग्वैदिक वर्ड निष्क इनिशियली फॉर नेकलेस के लिए यूज होता था, लेकिन लेटर ये जो है वो कॉइन हो गया था गोल्ड का। उसके बाद है टर्की का जो एशिया माइनर इंस्क्रिप्शन है, जिसको हम लोग बोगहाज कोई इंस्क्रिप्शन, तो बोगहाज कोई इंस्क्रिप्शन जो है टर्की के एशिया माइनर में है, टर्की के एशिया माइनर नामक प्लेस पे है। ये 4 गॉड को मेंशन करता है। तो बोगहाज कोई इंस्क्रिप्शन जो है मेंशन 4 वैदिक गॉड्स, और वो 4 वैदिक गॉड कौन थे? इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे एंड नसात्स थे। तो ये 4 वैदिक गॉड को मेंशन करता है। ये क्वेश्चन कहीं आता है, इंद्र, वरुण, मित एंड नसात्स। उसके बाद इट टेल्स अबाउट द आर्यंस मूवमेंट ऑफ फ्रॉम ईरान टू इंडिया। और ये जो बगहाज को इंस्क्रिप्शन है ये भी बताता है कि आर्यन जो थे वो ईरान से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुए थे, और ये है कब का? ये 14th सेंचुरी BC का है। सोचो कितना पुराना इंस्क्रिप्शन है। तो बगहोज कोई इंस्क्रिप्शन जो कि टर्की में है, टर्की में मिला है एशिया माइनर में, वो 4 वैदिक गॉड की बात करता है, इंद्रा, वरुणा, मित्र एंड मत्स्य। और ये बताता है कि आर्यन का मूवमेंट ईरान से इंडिया की तरफ हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि आर्यन का ओरिजिनल होमलैंड जो था वो आर्कटिक था, और उसके लिए उन्होंने एक बुक भी लिखा था, द आर्कटिक होम इन द वेदास। तो अगर आपसे ये पूछता है कि हु रोड द बुक द आर्कटिक होम इन द वेदास, तो तिलक जी थे, और इसमें उन्होंने बताया था ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस, कि आर्यन जो थे एक्चुअल में वो नॉर्थ पोल यानी आर्कटिक वाले क्षेत्र में थे, और वहाँ से साउथ में माइग्रेट किए थे। उसके बाद है पुरुष मेधा वाज मेंशन इन। दोस्तों पुरुष मेधा किस ब्राह्मण में मेंशन है? तो पुरुष मेधा वाज मेंशन इन शतपथ ब्राह्मण। और हमने अभी देखा शतपथ ब्राह्मण किस वैदिक लिटरेचर का ब्राह्मण टेक्स्ट है? तो शतपथ ब्राह्मण जो था वो हमारा किसका था? यजुर्वेद का था। उसके बाद प्रीस्ट एसोसिएटेड विथ किंग विदेहा
किंग विदेघा माधवा। तो किंग विदेघा माधवा जो कि वैदिक टाइम के किंग थे, उनसे एसोसिएटेड प्रीस्ट का क्या नाम था? तो उनका नाम था ऋषि गौतमा राहुगना। तो प्रीस्ट एसोसिएटेड विथ किंग विदेघा महादेवा मेंशन्ड इन शतपथ ब्राह्मण ऋषि गौतमा रहुगाना। द पोस्ट वैदिक पीरियड द एक्सिस ऑफ आयरन कल्चर। दोस्तों जब वैदिक पीरियड ख़त्म होने लगा तो आयरन जो है किधर मूव करने लगे? मोस्टली कुरु एंड पंचाल क्षेत्रों में होने लगे, बिकॉज हियर ग्रेट डेवलपमेंट इन साइंस रिलीजन एंड फिलॉसफी हैड हैपेंड। तो पोस्ट वैदिक पीरियड में आयरन का जो है सेंट्रल पॉइंट है वो कुरु एंड पंचाल हो गया था। उसके बाद है वर्ड गोत्रा जो है फर्स्ट टाइम कहाँ पे अकर हुआ था? तो जो गोत्र होता है जिसका एक्चुअल मतलब हेड ऑफ काऊ होता है, क्योंकि हमें पता है कि वैदिक टाइम जो था वो काऊ सेंटर पेस्टोरल सोसाइटी थी और वहाँ का जो मेन धन होता था वो काऊ होता था। तो काऊ के हेड को गोत्र कहा जाता था। तो वर्ड गोत्रा फर्स्ट टाइम कहाँ पे मिला था? ऋग्वेदा में देखने को मिला था, ऋग्वेदा में। तो वर्ड गोत्रा अकर्स फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेदा। उसके बाद है द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज वर्शिप। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज वर्शिप्ड ऑफ नेचर एंड यज्ञ। तो अर्ली जो वैदिक आर्यंस थे उनका मेन रिलीजन क्या था? वो प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। द ऋग वैदिक पीरियड पीपल बिलीव्ड मेनली इन। ऋग्वैदिक टाइम में मेनली दोस्तों कर्मकांड चलता था। अभी हमने देखा था यजुर्वेद, साम, ऋग्वेद। तो सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स पे मोस्टली ऋग्वैदिक पीपल बिलोंग करते थे, यानी बलिदान और कर्मकांड पर। उसके बाद ऋग्वैदिक टाइम में जो फेमस बैटल दिखता है, बैटल ऑफ 10 किंग, जिसे 10 राजना कहते हैं, वो कहाँ पे मेंशन किया गया था? मतलब किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो 10 राजना द बैटल ऑफ 10 किंग वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ परूसनी रिवर। परूसनी रिवर का मतलब क्या है? रावी नदी पे। उसके बाद ऋग्वेद में जो पंचजना नाम से 5 ट्राइब मेंशन है वो कौन कौन से हैं? तो 5 ट्राइब्स ऑफ पंचजना ऑफ ऋग्वेदा, यादु, पुरु, तुर्वासा, अनु एंड द्रुह्या। तो इसको कैसे रख सकते हैं? देखो पुरु और यदु जो है, यदु मोस्टली एक ट्राइब आज भी कई जगह पाई जाती हैं। और पुरु एंड अनु सिमिलर हैं, तुर्वासा एंड ध्रुया ये हैं। और किट्टला जो है, किटकल जो है वो 5 ट्राइब में से नहीं था, ये हमें याद रखना है, ये ऑप्शन में दिया था। तो 5 ट्राइब्स ऑफ पंचजना ऑफ ऋग्वेदा, यदु, पुरु, अनु, तुर्वासा, द्रुग्या। आर्यंस का चीफ लाइवलीहुड क्या था? हंटिंग था। दोस्तों जो आर्यन थे वो एक नोमैडिक हंटर्स थे। मेनली क्या करते थे? काऊ पालते थे और जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट अर्ली वैदिक टाइम पे नहीं हुआ था। ठीक है, आर्यंस के समय नहीं हुआ था। एग्रीकल्चर तो बाद पोस्ट वैदिक पीरियड में डेवलप हुआ था। तो चीफ लाइवलीहुड ऑफ आर्यंस वाज हंटिंग, दे वर नोमैडिक हंटर्स। और एग्रीकल्चर जो थी वो पोस्ट वैदिक पीरियड में आया था एज अ लाइवलीहुड। अब ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर होता नहीं था, हमने अभी पिछले क्लास में पढ़ा था कि मेहरगढ़, लाहौर देवा जैसे स्थान है जहाँ पे 7000 BC 8000 BC पहले राइस और वीट के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन अगर हम लाइवलीहुड की बात करें तो एग्रीकल्चर एज ए लाइवलीहुड पोस्ट वैदिक टाइम में आया था, और जो आर्यंस थे उनका लाइवलीहुड हंटिंग था। उसके बाद ऋग्वेद में जो यवा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो किसको संबंधित करता है? तो दोस्तों यवा मतलब बारले को हिंदी में जौ कहते हैं या जवा कहते हैं गांव वगैरह में। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यवा इन ऋग्वेद है जवा, यानी जवा बारले। और वृत्ति क्या होती थी? वृत्तु जो होता था वो राइस को कहा जाता था, मुदगा मूंग को कहा जाता था, एंड इक्षु जो है शुगर केन को कहा जाता है। आज भी संस्कृत में शुगर केन के लिए शायद ईख वर्ड यूज होता है, तो हम उससे भी रिलेट कर सकते हैं।
उसके बाद है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिवलेंट इन वैदिक एरा। दोस्तों वैदिक एरा में ये तो हमें पता है कि मोनार्की थी, राजा होता था और अपने कुल का क्षेत्र, लेकिन ये जो मोनार्की थी ये किस टाइप से थी, ये डिसेंडेड मोनार्की थी। डिसेंडेड मोनार्की मतलब क्या होता था, टॉप डाउन से नहीं बॉटम अप से बनाई जाती थी, कुल में राजा चुना जाता था। तो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिवलेंट इन वैदिक रिवाज डिसेंडेंट मोनार्की। उसके बाद वैदिक टाइम पे जो सभा होती थी या जो असेंबली जिसको कहते थे वो क्या होती थी, तो असेंबली जो होती थी वो जो लर्न और एलिट पीपल होते थे उनका एक समूह होता था जो जुडिशियल फंक्शन को एक्सरसाइज करती थी, मतलब जुडिशियल फंक्शन न्याय निर्णय देती थी। और एक तरीके से ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम करती थी, क्योंकि सभा और समिति जो है वो राजा के अधिकारों पे अंकुश लगाती थी, उनसे प्रश्न पूछती थी। तो एक तरीके से, और हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी यही काम करता है। तो सभा जो थी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरह वर्क करती थी। ये लर्न एंड इलीट लोगों का एक समूह होता था। जो अथर्ववेद है वहाँ पे सभा और समिति को क्या कहा गया है, प्रजापति की दो डॉटर कहा गया है। तो अथर्ववेद में प्रजापति के दो डॉटर किसको कहा गया है, सभा एंड समिति को कहा गया है। दोस्तों जो आयुर्वेदा है यानी जो साइंस ऑफ लाइफ आयुर्वेदा है, ये जो है अथर्ववेद का एक उपवेद है। तो आयुर्वेदा किससे संबंधित है, तो आयुर्वेदा अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद में ही पहली बार आयुर्वेदा दिखता है। उसके बाद है ऋग्वैदिक रिलीजन कैसी थी, तो दोस्तों पॉलीथिस्टिक थी यानी बहुदेववाद थी। ऋग्वैदिक लोग कई सारे पूरे प्रकृति की पूजा करते थे, तो इंद्र की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, वरुण की पूजा करते थे, उषा की पूजा करते थे, बृहस्पति की पूजा किया करते थे। ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वैदिक ह्यूमंस आर डिवोटेड टू। दोस्तों जो ऋग्वैदिक ह्यूमंस आपने 1028 देखा था उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमंस यानी 250 ह्यूमंस केवल इंद्रदेव को समर्पित है। ठीक है, और बाकी उसके बाद जो है वो अग्नि को समर्पित था। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मंत्राज इन ऋग्वेदा एमंग, अगर इन चारों में देखें तो सबसे ज़्यादा मंत्रा अग्नि, वरुण, विष्णु एंड यमा में से अग्नि को होगा। हमने अभी देखा 200 थी, और अगर इसमें इंद्र होता तो इंद्र हो जाता ऑप्शन में। ऋग्वैदिक टाइम में जो इंद्र थे उनको युद्ध का देवता कहा जाता था, वार गॉड कहा जाता था ऋग्वेद में। उनको गॉड ऑफ थंडर कहा जाता था, उनको गॉड ऑफ रेन कहा जाता था, उनको गॉड ऑफ हेवन कहा जाता था। एंड ही वाज द मोस्ट पॉपुलर गॉड ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन। हमने भी देखा सबसे ज़्यादा मंत्र उन्हीं को डेडिकेटेड थे। ब्राह्मण का एरा कब था, यानी ऋग्वेद को एक्सप्लेनेशन करने के लिए ब्राह्मण कब लिखे गए, 800 BC से लेके 600 BC के बीच में। जो गायत्री मंत्र है दोस्तों ये कहाँ पे है, गायत्री मंत्र फाउंड इन ऋग्वेदा, ये ऋग्वेदा में मिलता है, और इसकी रचना जो है वो ऋषि विश्वामित्र ने की थी। तो गायत्री मंत्र जो हम लोग ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम पढ़ते हैं ये ऋग्वेद में मिलता है, और ऋषि विश्वामित्र इसके जनक माने जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो पुराण है, पुराण के पांच करेक्टरिस्टिक्स किस पे हैं, यानी जो पुराण लिखे गए हैं, टोटल नंबर ऑफ पुराण जो है वो दोस्तों 18 है। तो ये जो 18वां पुराण है ये मेनली 5 फिलॉसफी या 5 करेक्टरिस्टिक पर लिखे गए हैं, यानी 5 चीज़ों को ये इंडिकेट करते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवतार एंड वंशानुचरित्र। तो सर्ग का मतलब क्या होता था, क्रिएशन, पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन होता है। प्रतिसर्ग का मतलब पूरे वर्ल्ड का रिनोवेशन होता है। वंश का मतलब होता है कि ऋषियों और भगवान का की हिस्ट्री। और मानवंतरा का मतलब क्या होता है, मनु जो थे राजा मनु, फर्स्ट ह्यूमन मनु, उनका पीरियड माना जाता है। एंड वंशानुचरित्र जो है ये किंग्स की जेनोलॉजी देती है। वंशानुचरित मतलब क्या, विभिन्न राजाओं के वंश। उसके बाद है हमारा जो गीता था, गीता हमें पता है कि महाभारत था, और महाभारत को स्टार्टिंग में संस्कृत में लिखा गया था, तो ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ गीतावास संस्कृत था। महाभारत का जो ओरिजिनल नेम क्या था, जय संहिता था। जय मतलब हमें पता ना युद्ध के लिए लिखा गया था, तो युद्ध में जय चाहिए होता है, तो जय संहिता जो था महाभारत का ओरिजिनल नाम था। ठीक है, जिसको वेदव्यास ने लिखा था। उसके बाद है जो हमारा कुनिनादा किंग्स जो थे महाभारत के, कुनिनादा किंग जो महाभारत के थे
वो कौन थे? द्विज श्रेष्ठ के उनके नाम से जाना जाता था। सरपेंट फॉर चर्निंग द ओशियन, ओशियन को चर्न करने के लिए जो सरपेंट यूज किया था वो वासुकी था। और ड्यूरिंग धर्म शास्त्र फेज का कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वाज पुट क्लियरली, तो अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था कब आया था? धर्मशास्त्र के दौरान आया था। उसके बाद जो वर्ड सत्यमेव जयते है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से, ठीक है, नॉट मंडकोपनिषद, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? ट्रूथ एलॉन ट्रायम्फ्स, यानी सत्य की जीत होती है। और ये सत्यमेव जयते जो है हमारा यही नेशनल मोटो है और ये नेशनल एम्बलम भी ग्रहण किया गया है। उसके बाद तमसो माँ ज्योतिर्मय, तो तमसो माँ ज्योतिर्मय कहाँ से लिया गया है? बृहद अरण्यक उपनिषद से लिया गया है, बृहद अरण्यक उपनिषद से लिया गया है। और इसका मतलब क्या होता है? लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, यानी इग्नोरेंस से ट्रूथ या अवेयरनेस की तरफ ले जाओ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय बृहद अरण्यक उपनिषद से लिया गया। उसके बाद सत्यकामा जवाल, सत्यकामा जवाल जो थी जिसने चैलेंज किया था स्टिग्मा ऑफ बीइंग एन अनमैरिड मदर, वो किसमें उपनिषद है दोस्तों? सत्यकामा जवाल या ज्वाला जो थी वो एक स्त्री थी। और वो क्या था कि ऐसा माना जाता था कि वो मतलब कि कई लोग उसके पास अपना मन बहलाने के लिए आते थे, तो उससे एक पुत्र पैदा हुआ था। तो हमारा जो छंदोग्य उपनिषद है उसमें ज्वाला की एक कथा है जिसका एक पुत्र होता है और उसके पुत्र होता है तो वो एक गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए आता है। तो गुरु कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे पिता और तुम्हारे कुल वंश के बारे में जान नहीं लेता हूँ तब तक मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। तो वो बच्चा अपनी माता ज्वाला के पास आता है। तो ज्वाला जो है वो अपने बच्चे से कहती है कि सत्य जो है, सत्य हर जगह है, कोई ज़रूरी नहीं अगर तुम्हारे अगर पिता ज्ञात नहीं, वंश नहीं है, तुम्हें सत्य नहीं मिल सकता। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत कथा है। तो जो ज्वाला है वो इस चीज़ को चैलेंज करती है कि उसका जो पुत्र है उसके पति का नाम उसको पता नहीं है उसके बच्चे को। तो जो सत्यबाला ज्वाल की कथा है कहाँ पे आती है? छंदोग्य उपनिषद में आती है, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद का दोस्तों स्क्रिप्ट क्या थी? ऋग्वेद जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। ब्राह्मी जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, देवनागरी लिपि में नहीं लिखा गया था, क्योंकि देवनागरी लिपि की खोज तो 10वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। तो स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी। उसके बाद ऋग्वेदा का ऋग्वेद के पृष्ठ को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद के जो पुजारी होते थे उनको होता कहा जाता था। तो पृष्ठ ऑफ ऋग्वेद वर कॉल्ड एज होता। और जो हमारा हम ऐसा माना जाता है कि इंडिया का, देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो अभी डिसाइफर्ड नहीं हुई है, यानी उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो वैदिक लिटरेचर ही सबसे पुराने लिटरेचर माने जाते थे, ठीक है। तो इंडिया में जो वैदिक लिटरेचर वो ईरान के अवेस्त लिटरेचर से सिमिलरिटी है, ठीक है, मतलब उसमें भी यही सब चीज़ें लिखा गया है। तो देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन ऋग्वेदा एंड अवेस्ता। और अवेस्ता जो है ईरान में है और ईरान में क्या चलता है? जोरोस्ट्रियन रिलीजन, यानी पारसी वाला चलता है। तो वेदा की सिमिलरिटी, ऋग्वेद की सिमिलरिटी किससे है? अवेस्ता से है। दोस्तों ऋग्वेद में किस जानवर को अघन्या कहा जाता था? काऊ एनिमल को ऋग्वेद में अघन्या कहा जाता था। अघन्या का मतलब क्या होता है? नॉट वर्थी टू बी किल्ड, मतलब मारने के लिए नहीं है वो, ठीक है। हमें पता है कि काऊ बेस्ड ये थी और काऊ की बहुत ज़्यादा पूजा होती थी। उसके बाद है अर्ली ऋग्वैदिक टाइम में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल प्रॉपर्टी क्या थी? तो मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड वाज काऊ, क्योंकि ये जो अर्ली ऋग्वैदिक पीपल थे इनकी जो इकॉनमी थी वो पेस्टोरलिस्ट इकोनॉमी थी, पशुपालन थी। और पशुपालन में ये मुख्यली गाय को पालते थे। उसके बाद है इन एंशियंट टाइम रीत मीन्स क्या था? अभी हमने देखा एंशियंट टाइम में रीत का मतलब नेचुरल रॉ होता था, यूनिवर्स को गवर्न करने वाला नेचुरल रॉ होता था। रघुकुल रीत सदा चले हमने पढ़ा है तुलसीदास में। और गॉड वरुण जो थे उनको रीत को अपहोल्ड यानी नेचुरल लॉ को चलाने वाले भगवान माना जाता था और उनका नाम क्या था? रीत्यस गोपा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ संस्कार एंशिएंट लिटरेचर में 16 मेंशन किए गए हैं, 16 संस्कार मेंशन किए गए हैं। और दोस्तों
वेद वेदांग को पढ़ाकर जो अपनी जीविका चलाते थे उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। आजकल एक कास्ट भी होता है, तो उपाध्याय द टीचर हु टॉट वेद वेदांगा फॉर देयर लाइवलीहुड। उसके बाद अपूर्व का डॉक्ट्रिन क्या है, तो अपूर्व का डॉक्ट्रिन जो है वो मीमांसा का है, मीमांसा का है, ये आगे भी आएगा। पूर्व मीमांसा हमारी एक 6 जो षट दर्शन उसमें आता है। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दिया है, जैसे कोट एंड हेलमेट यूज्ड बाय आर्यन इन द ऋग वैदिक पीरियड इन वार। कहा रहा है कि ऋग वैदिक टाइम में जो राजा होता था युद्ध के दौरान कोट और हेलमेट पहनता था, ये सही है। उसके बाद यूज ऑफ हॉर्सेज एंड चैरियट बाय आर्यंस इन ह्यूज क्वांटिटी while इंडस वैली सिविलाइजेशन ओनली नो हॉर्सेज बट डिडंट यूज इन लार्ज क्वांटिटी। दोस्तों, जो आर्यन थे वो घोड़े और घोड़े से बनने वाले जो चैरियट होता है, रथ होता है, उसका खूब यूज करते थे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थे उनको हॉर्स के बारे में पता तो था, लेकिन हॉर्स का लार्ज क्वांटिटी में यूज़ नहीं करते। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमने पिछले क्लास में देखा था कि जो सूरत कोटड़ा था गुजरात में, वहाँ पे हॉर्स के अवशेष इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान मिले हैं, ठीक है, लेकिन कहीं पे सील वगैरह पे हॉर्स नहीं मिलते हैं। तो ये पता चलता है कि हॉर्स की जानकारी थी, लेकिन हॉर्स जो है वो प्रिवेलेंट नहीं थे इस समय में, ठीक है। और ऋग्वेद में पानी का मतलब क्या होता था, पानी जो है वो टीचर को कहा जाता था। अ क्लास ऑफ ट्रेड, सॉरी टीचर का ट्रेडर होते थे। ऋग्वेदिक टाइम में पानी जो थी वो ट्रेडर की एक क्लास थी। तो ये थी हमारा जो है वो ये था हमारा वैदिक चैप्टर, वैदिक। इसके बाद अब हमारा आएगा बुद्धिज़्म आएगा, जैनिज़्म आएगा और फिर आएगा मौर्यन एम्पायर आएगा, ठीक है। तो जो आगे है वो हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब आने वाले कुछ वीडियो जो होंगे वो बड़े बड़े वीडियो बनेंगे, क्योंकि हमें हिस्ट्री जो है वो जल्दी ख़त्म करना है। तो आज बस इतना ही रखते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, लगातार बार बार रिवाइज करते रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस चीज़ की वैल्यू वही समझ सकता है जिसने कई बार अटेम्प्ट दिए हैं और फेल होता रहा है। धन्यवाद।